मोतियाँ कई अनेक रंगों में पाई जाती है और इसी के आधार पर बाजार में इसकी कीमत तय होती है। सामान्य मोतियों की कीमत बाजार में 200 से 2000 रुपए तक जाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मोती हो तो दाम लाखों रुपए तक भी जा सकते हैं। अब तो नई तकनीक का इस्तेमाल कर डिजाइनर मोती भी तैयार की जा रही है। मोती बहुत ही सुंदर और आकर्षक रत्न होता है जिसकी नायाब खूबसूरती सभी का मन मोह लेती है। सदियों से ये रत्न राजघरानों के शान और शौकत का हिस्सा रहा है। राजा रानी के विभिन्न आभूषणों में मोती एक खास जगह रखता है। हमने हमेशा मोती को एक ऐसे रत्न का दर्जा दिया है जो महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। पर क्या आप इन बेशकीमती मोतियों की खेती के बारे में जानते हैं, जो एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अपनाकर एक छोटा किसान भी समृद्धशाली बन सकता है। किसानों के बीच पारंपरिक फसलों के अलावा मोती की खेती का रुझान बढ़ा है और हो भी क्यों नहीं। मोती से मालामाल होते किसानों के लिए मोती की खेती मुनाफे का सौदा जो साबित हो रही है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फुट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीप से मोती पैदा किए जा सकते हैं। मोती की खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब और नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है। किसान इन्हें खरीद भी सकते हैं। इसके बाद हर सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद सीप के अंदर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनदार आकृति डाली जाती है। फिर सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। रोजाना इनका निरीक्षण करें और मृत सीपों को हटा लें। फिर इन सीपों को तालाबों में डालें। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या पीवीसी की पाइप से लटकाएं और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दें। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगता है जो आखिर में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 महीने बाद सीप को चीर कर मोती निकाल लें। मीठे पानी में मोती की खेती करना फायदेमंद साबित हो सकता है। नवयुग भी मोती की खेती को पेशे के रूप में अपना सकते हैं। ऐसा ही विकल्प है मोती की खेती। सीप पालन से किसानों को आर्थिक लाभ तो है ही, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी फायदेमंद है। मोती से जल प्रदूषण जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। ये पानी को साफ करने का काम करता है और पर्यावरण स्वच्छ रखता है। मोतियों का बाजार बहुत बड़ा है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सजावटी सामान बनाने के लिए या डिजाइनर कपड़ों को रॉयल लुक देने के लिए मोतियों की लड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह के मोती हमारे पास में हैं। हम लोग अंगूठी से लेके कान के बुंदे, नेकलेस, लॉकेट, पेंडेंट और उसी के साथ साथ में हम लोग जो ब्रूज और लटकन में जो मोती बनता है, माथे टिक्के का मोती है, वो सब तरह के मोती हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। इसके अलावा रत्न के रूप में मोती का ज्योतिषीय महत्व भी है। लोग अपनी कुंडली के आधार पर सुख संपत्ति और धन वैभव के लिए मोती धारण करते हैं। हम लोग बनाते हैं कान के बुंदे में प्रयोग होने वाला मोती। ये मोती जो हम लोग कान के बुंदे में यूज करते हैं, उसी के साथ साथ में आपको अलग तरह की बात करें तो जो अंगूठी में लगता है मोती, वो हम लोग वो भी तैयार करते हैं। इसमें आपको अलग एक टाइप मिलेगा। इसी के साथ साथ में जो हम लोग ओवल शेप के मोती की बात करें, वो भी हम लोग तैयार करते हैं, ओवल शेप का मोती। इसी के साथ में आप देखेंगे हार्ट शेप का पर्ल है। इसी के साथ साथ में जो एस्ट्रोलॉजी में मोती लगता है, उसमें जैसे कि आपका 7.25 रत्ती, 9.25 रत्ती या 11 रत्ती, 11.25 रत्ती, उस तरह के मोती भी हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। इसी के साथ स्पेशली वुमेन्स की कैटेगरी की हम लोग बात करें, जिसमें आपका एम्ब्रॉयडरी में लगने वाला जो मोती है, जो साड़ीज में, लहंगे में जो मोती लगता है, वो भी हम लोग तैयार करते हैं। ये आप देख सकते हैं, उसमें 2 से 3 कैटेगरी आपको मिलेगा, जो कि आपका अलग अलग जो साड़ी के या लहंगे के हिस्से होते हैं, उनमें अलग अलग तरह का मोती इसमें यूज किया जाता है। मोती में कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य कई मिनरल्स मौजूद होते हैं, इसलिए इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मोती के गुणों के कारण इसके पाउडर का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दमकती त्वचा के लिए, सौंदर्य प्रसाधनों में और निरोगी काया के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों में। उसी के साथ साथ में जो आयुर्वेदिक हम लोग पर्ल की बात करते हैं, आयुर्वेदा में आपका कॉस्मेटिक, मेडिसिन और आयुर्वेदा का खुद की जो अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं, उनमें भी अलग अलग तरह के मोती का हम लोग प्रयोग करते हैं। और वो मोती हम लोग तोड़ के, जो परत है मोती का, उसको तोड़ के हम लोग ये जो पर्ल का पाउडर है वो तैयार किया जाता है। इसे आप जो टेक्निक है, जो हम लोग जापानीज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसी को हम लोग प्रयोग करके अलग अलग तरह के जो मोती हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या आपको पता है मोतियों के सीप का भी अपना एक बाजार है। किसान सीप की बिक्री से भी लाभ कमा सकते हैं। भारतीय मोती की विदेशों में भारी मांग है। हमारा जो इंडियन पर्ल है, उसकी क्वालिटी बाकी जो देश मीठे पानी में उत्पादन करते हैं, उनसे कई गुना बेहतर हम लोगों का क्वालिटी रहता है, तो डिमांड हम लोगों के मोती की ज्यादा है। भारत के कई देश जैसे जापान, बहरीन, यूएस,
कतर, हांगकांग, यूई, यूके वगैरह को मोती निर्यात करता है। ऐसे में घरेलू बाजार में मोती बिक्री करने के साथ ही अगर किसान मोती का निर्यात करने पर भी ध्यान दे तो आसानी से सालाना करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो चाइना जो प्रोडक्शन करता है वो बड़ी बड़ी सीपीओ में प्रोडक्शन करता है और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है। तो उसी के साथ हम लोगों ने 3 से 4 सालों की मेहनत करके इसे रीइन्वेंट किया है और ये आपके पास में जो बड़ी बड़ी सीपियां हैं जिसमें हम लोग 8 से 10 मोती हम लोग इसमें तैयार कर सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के पर्ल के अकॉर्डिंग जो हम लोग का टोन जो देता है, शेड देता है, वो बसरा टोन देता है। यानी कि हम जो मोती बना सकते हैं वो महंगा मोती बना सकते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के जो मानक है उनको ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो मानक तय किए गए हैं मोती की खेती के लिए उसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियस हम लोग इम्प्लांट करते हैं ये इंपोर्टेड बायोकोटेड होता है और जो कि मिसिसिपी रिवर का यूज किया जाता है। तो ये वर्ल्ड बेस्ट न्यूक्लियस हम लोग अपना मोती बनाने के लिए तैयार किया जाता है जो जापान में हम लोग वहां से मंगाते हैं और अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं। सीप पालन शुरू करने के लिए एक 20 गुना 10 के तालाब की जरूरत होती है जिसकी गहराई लगभग 5 से 6 फीट होनी चाहिए। अगर सुविधा ना हो तब भी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके घर में ही टैंक बनाकर मोती की खेती की जा सकती है। मोती के लिए वयस्क और स्वस्थ सीप की जरूरत होती है। इन सीप को आप खरीद भी सकते हैं। सीप का आकार लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ध्यान रखें कि कोई भी सीप मृत ना हो और सभी वयस्क हो। सीप को पानी में डालने के बाद पानी की गुणवत्ता और जीव के खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जो आपने टैंक यूज करे हैं तो इस तरह के टैंक में हम मोती की खेती को कैसे कर सकते हैं? देखिए होता पहले क्या करते थे हम लोग, जो पहले मानना भी था कि हम लोग बिना तालाब के मोती की खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में जैसे कि आपने देखा हाइड्रोफोनिक, एक्वाफोनिक, तो वहाँ पे नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके कम से कम जगह में हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। आप जो RAS सिस्टम है हमारा, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, वहाँ पे हम लोग कम से कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं और मोती की खेती कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल बनाने के लिए। किसानों को कई बार बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है जिससे उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान खेती के साथ साथ कुछ ऐसा विकल्प चुनते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा लागत न लगानी पड़े, कम जगह में अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिले, तो इसे सोने पे सुहागा ही कहेंगे। मैंने MCA किया हुआ है और इसके साथ साथ में हम लोगों ने जैसे देखा मोती की खेती, तो उसी को हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हुए इस खेती की तरफ हम लोग बढ़े और धीरे धीरे हम लोगों ने मोती की खेती को तालाब से शुरू करते हुए धीरे धीरे टैंकों में और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में इसका प्रयोग करते हुए, जो RAS की हम लोग बात करते हैं उसी के टैंक्स आपके सामने हैं और इन्हीं को यूज करते हुए हम धीरे धीरे मोती की खेती को आगे बढ़ाते हुए चले गए हैं। जिस तरह मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन को मुनाफे का रोजगार माना जा रहा है, ठीक उसी तरह मोती की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपका जो पानी है उसकी आपको जांच करानी पड़ेगी। पानी की जांच करा लीजिए, उसके बाद जांच जैसी प्रोसेस होगी, अगर आपका पानी अच्छी क्वालिटी का है तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर उसे किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग हम लोग उस पर काम करेंगे। मोती की खेती एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि का हिस्सा है। इस व्यवसाय में सीप, जिसे ओयस्टर कहते हैं, उसका पालन किया जाता है, जिसके बाद आपको बहुमूल्य मोती प्राप्त होती है। मोतियों का उत्पादन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सीप को पानी में 8-10 महीने तक पाला जाता है। मोती के आकार के हिसाब से बीज का चुनाव किया जाता है और शैल क्रिया के द्वारा सीप के अंदर बीजों को डाल दिया जाता है, जिसे सीडिंग प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया को बहुत सावधानी से करना होता है, इसलिए 10-15 दिन इन सीपों को नायलॉन बैग में रखकर टेस्ट किए जाते हैं। इस दौरान सीप को प्राकृतिक रूप से खाना डाला जाता है। अगर कोई सीप मृत हो जाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कम से कम कितना वक्त लगता है मोती की खेती को, जब हम डालते हैं सीप के अंदर, उसको सीडिंग करते हैं, उसके बाद से लेकर और जब वो हमारे पास निकल के आ जाता है तैयार मार्केट में बिकने के लिए? जी, लगभग 2 साल से और 5 साल के बीच के पर्ल बनाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के मोती हैं। तो इतना समय आपको मिनिमम, अगर हम बात करें तो 20 महीने का समय मिनिमम आपको लग जाता है किसी एक तरह का मोती बनाने के लिए। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप के भीतर बनता है। सीप यानी घोगे का घर। घोगा जब भोजन करने के लिए सीप से मुंह बाहर निकालता है तब अनचाहे जीव उसके साथ चिपककर सीप के अंदर चले जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए घोगा अपने ऊपर रक्षा कवच बनाता है जिसे नेक्टर कहते हैं, जो आगे चलकर मोती बन जाता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया होती है। यहाँ पे मोती जो बना हुआ है ये नेकर सिक्रेशन से बना हुआ है, लेकिन हम लोग जैसे कि बात करें, एक टर्म होता है नेकर ब्लास्ट। तो पहली बार आपको इंडियन पर्ल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा कि नेकर ब्लास्ट सीप के अंदर किस तरीके से होता है और उसके बाद किस तरीके का पर्ल फॉर्मेशन किया जाता है। इसी क्रिया को जब कृत्रिम तरीके से किया जाता है तब इसे सीप पालन या पर्ल कल्चर कहा जाता है।
देखिए, अगर हम लोग बात करें पर्ली कल्चर में तो 5 पिलर होते हैं इसके। लाइक हम बात करें, सीप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नेकलेस आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फीड उसे अच्छा दे, सर्जरी अच्छे से करे और उसका जो मेंटेनेंस है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो किसी एक पॉइंट को, किसी एक टॉपिक से आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, किसी एक प्रोसेस में। कंप्लीट प्रोसेस ही हमारा, देखिए, पर्ल फॉर्मेशन इतना ईजी नहीं है कि आपने जैसे एक सीडिंग किया यानी उसमें सर्जरी करके इम्प्लांट कर दिया न्यूक्लियस और वो आपका मोती बनाना शुरू हो जाएगा। नहीं, इसमें ये बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होता है जिसको हमें अपने सीप के लिए बहुत आसान बनाना होगा। यानी हमारा जो सीप है उसका जो हीलिंग प्रोसेस है, जो हम लोग उसमें चीरा लगा के हम लोग कट लगाते हैं तब न्यूक्लियस इंप्लांट करते हैं, तो वो इजीली हो जाए। दूसरा, उसका रख रखाव, उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। उसे टाइमली खाना आपको देना पड़ेगा और उसमें अगर कोई डिजीज आती है, कोई इन्फेक्शन होता है उसे, तो उसका भी आपको हीलिंग प्रोसेस जो भी होता है वो हम लोग प्रोसेस उसमें पूरा करते हैं, तब जाके हमारा ये मोती तैयार होता है। सीप के सिलेक्शन के लिए सीप आपकी फ्रेश वाटर और मीठे पानी की सीप होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में खारे पानी की सीप सर्वाइव नहीं करती है। तो उसके लिए सीप का आकार बहुत मायने रखता है और वो मिनिमम 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की सीप होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर से कम की सीप की सर्जरी ना करें और उसकी सर्जरी करने में आपको नुकसान ही है, क्योंकि सीप की मोटिलिटी बढ़ेगी, सीप मर जाएगी। सीप के लिए मेन चीज़ ये है कि जब हम कलेक्ट करके सीप को लाते हैं तो कलेक्शन के बाद सीप को अपने पास जहाँ रखते हैं तो मेन पॉइंट में न डालनी चाहिए। पहले सीप को अलग कलेक्ट करें और वहाँ एंटीबायोटिक, आप जो भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं कोई सा भी एंटीबायोटिक वहाँ डाल सकते हैं। अब बारी है सीपों के सर्जरी की। इसके लिए विभिन्न नुकीले औजारों की आवश्यकता होती है। विभिन्न आकृतियों के मोती के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइनर सांचे की भी व्यवस्था करनी होती है। सीप की सर्जरी के वक्त जो न्यूक्लियस इसके सीप के अंदर डाला जाता है वो न्यूक्लियस विभिन्न डिज़ाइनों का होता है। इसमें कोई भी डिज़ाइन हो सकती है और ये डिज़ाइन मार्केट की डिमांड के हिसाब से बनवाई जाती है। जैसे आपको कोई भी किसी भी देवी देवता की, किसी भी स्मारक की या किसी भी मोनूमेंट्स की, कहीं की भी हो सकती है। जैसे मेरे पास ताजमहल की डिज़ाइन है, ये गणेश जी की डिज़ाइन है, ये ओम की डिज़ाइन है, ये हनुमान जी की डिज़ाइन है। ये बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। आपकी जैसी डिमांड है मार्केट में उस तरह की डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग। सर्जरी करने के लिए पहले इसे पानी से निकाल लेते हैं और किसी बर्तन या ट्रे में थोड़ा पानी डालते हैं और सीपों के मुख को ऊपर की ओर रखते हैं। इससे सीपों की सर्जरी आसान हो जाती है, क्योंकि ये अपना मुख खोल लेते हैं। मुख को और खोलने के लिए किसी नुकीले औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कार्य बहुत ध्यान से किया जाता है ताकि सीप के कोशिकाओं को कुछ नुकसान न होने पाए। इनका मुंह 8 सेंटीमीटर तक ही खुलना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा खुलने पर सीप के मरने की संभावना बढ़ जाती है। सर्जरी की जो प्रक्रिया होती है वो मेन प्रक्रिया ये होती है कि सीप को जहाँ हम इसमें बास्केट में रखेंगे तो बास्केट में सिर्फ सीप रखेंगे, वहाँ पर सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर पानी रखेंगे, सीप को पूरा नहीं डुबाएंगे। अगर पूरा डुबो देंगे तो सीप अपना मुंह नहीं खोलेगी आपके सामने, और जब उसको रखेंगे और बिल्कुल साइलेंट रखेंगे तो ये थोड़ी देर में अपना मुंह खोलेगी सीप को। जो भी सीप मुंह खोलती है आप अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको पकड़ सकते हैं। इस सीप ने मुंह खोला और इसको अपने इंस्ट्रूमेंट से आपने पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने अपने जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है आपका प्लास, इसको फंसाया और इससे मुंह खोल दिया। इसका मुंह खोलने के बाद इसमें हम यहाँ लकड़ी फंसाएंगे। लकड़ी इसलिए फंसाते हैं ताकि अपने काम को आप इजीली कर सकें। फिर इसके बाद आप सर्जरी के लिए ये तैयार है। मुंह खुल जाने के पश्चात इसकी कोशिकाओं, जो कि सीप के दोनों तरफ होती है, उसमें छोटा सा कट लगाकर एक पॉकेट बनाया जाता है। पॉकेट बनाने का प्रमुख उद्देश्य इसमें बीड को डालना है। बीड डालने का कार्य बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि बीड सीप के बाहरी हिस्से को छुए। न्यूक्लियस को आप इसमें सर्जरी के इसके माध्यम से न्यूक्लियस को और आप चिमटी से पकड़ेंगे और न्यूक्लियस को इसमें अंदर डाल देंगे। इसको अंदर तक डालेंगे और उसके बाद फिर लेयर को चिमटी से सीधा कर देंगे। उसके बाद आप ये हटा दीजिए। अब ये डिजाइनर पल के लिए तैयार है। हम इसमें प्लेन बीड को भी डाल सकते हैं और डिजाइनर बीड को भी। डिजाइनर बीड को डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिजाइनर बीड के डिजाइन वाले हिस्से को कोशिका की तरफ रखेंगे और प्लेन हिस्से को सीप की तरफ। एक सीप से 2 डिजाइनर मोती बनाया जा सकता है, परंतु यदि सामान्य मोती बनानी हो तो एक बीड में एक गोल मोती ही बनती है। और एक सीप में 2 डिजाइनर पल बनाए जा सकते हैं और इसलिए इस तरह से इसकी दोनों लेयर को आप हटा के दोनों में डाल सकते हैं।
बीड डालने के बाद इसके मुंह को बंद कर दिया जाता है और इसे नायलॉन बैग में 24 घंटे तक एंटीबायोटिक के घोल में रखा जाता है। ये वक्त सबसे संवेदनशील होता है। हर रोज इन सीपों का निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई सीप मृत हो जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। जितना बड़ा आपका पॉन्ड है उतना बड़ा आप बैग बना सकते हैं पॉन्ड के हिसाब से, पॉन्ड की गहराई के हिसाब से। तो उसमें आप रखेंगे इसको, और बैग में क्यों रखा जाता है उसका भी एक कारण है कि आप सीप को खाली छोड़ देंगे तो सीप के अंदर आपने जो अपना न्यूक्लियस डाला है वो उसे इरिटेट करेगा, और इरिटेट करने की वजह से सीप उसको निकाल के फेंक देगी। इस वजह से इसे बैग में रखा जाता है, और बैग में रखते समय इसका मुंह हमेशा ऊपर रखा जाएगा और बैग में से सिल दिया जाएगा। भारत मांग के अनुरूप हर साल लगभग 70% मोती का आयात करता है, यानी अभी मांग के मुकाबले घरेलू बाजार में मोती आपूर्ति काफी कम है। किसान बाजार की इस संभावना का लाभ लेते हुए मोती की खेती में रुचि लेते रहे हैं, और उत्पादन यूं ही बढ़ता रहा तो इससे न सिर्फ किसानों का फायदा होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो हम लोग जो मोती बनाते हैं बेसिकली वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के पर्ल्स हैं। जैसे कि पहले हम लोग बनाते थे जो मोती वो था डिज़ाइनर मोती, जो पुरानी टेक्निक से पुरानी पद्धति पे हम लोग बनाते थे। लेकिन इसी के साथ साथ में जैसे जैसे ट्रेंड बदलता गया हम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड और अपडेट किया, और हम लोग आज तैयार कर रहे हैं अलग अलग तरह के लगभग 30 से ज़्यादा टाइप के एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल। और ये मोती जो नॉर्मल मोती पहले हम लोग तैयार करते हैं सेमी राउंड, ऑफ राउंड या अलग अलग तरह के, उसी के साथ में उस पर इनकार्विंग की जाती है हार्वेस्टिंग के बाद, और फिर इसे ज्वेलरी के अकॉर्डिंग यूज करने के लिए इनकार करके फिर हम लोग मार्केट में आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मोती हम लोग तैयार करते हैं भारतीय जो प्रजाति हैं एल मार्जिनालिस और एल कोरियानस, इनमें मोती तैयार किया जाता है। इसी में जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये मोती निकलने के बाद ये आपका रो फॉर्म में पर्ल है। ये आप जैसे कि देखेंगे ये अलग तरीके का मोती जो आपका आयुर्वेदिक या बाकी हम लोग नेचुरल पर्ल की भी बात करते हैं तो उस कैटेगरी के पर्ल भी आपके इस तरीके से सीप में तैयार किए जाते हैं। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और सीप पालन के मामले में तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सीप में मोती का बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सीप पालन करने वाले को इसे कृत्रिम तरीके से अंजाम देना होता है, जिसके लिए प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। लूप की अगर हम लोग बात करते हैं, जो जेम एंड ज्वेल जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अलग अलग तरह के लूप यूज किए जाते हैं। ये आपका 25x जूम है, और इसमें अलग अलग तरह के लूप यूज किए जाते हैं अलग अलग लेवल की टेस्टिंग करने के लिए, जिससे आप जो है अलग इसका जो कितना जूम करना है, किस क्वालिटी को जांच करना है, वो सब चीजें यहाँ इससे हम लोग करते हैं। देश के कई संस्थानों में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां आप सीप पालन सीख सकते हैं। इसके लिए आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीप पालन का प्रशिक्षण मुख्य रूप से उड़ीसा में स्थित मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान में दिया जाता है, जहां से लगभग 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद कोई भी मोती की खेती का काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा पर्ल कल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जयपुर, भारतीय पर्ल खेती एवं संस्थान मुरादनगर, इंडियन पर्ल फार्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुलंदशहर, मराठवाड़ा मोती कल्चर प्रशिक्षण केंद्र औरंगाबाद जैसे कई और संस्थान हैं जो किसानों को पर्ल कल्चर से जुड़ी सभी बारीकियां सिखाते हैं। आपने मोती की खेती के लिए कोई विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग ली है? हम लोगों ने जो गवर्नमेंट का संस्थान है सीफा भुवनेश्वर उड़ीसा, वहाँ से ट्रेनिंग ली। उसके बाद क्योंकि धीरे धीरे होता क्या है, बदलाव होता है मार्केट में, इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के मोती की जरूरतें होती हैं। 20 से 22 ट्रेनिंग हम लोग ले चुके हैं। सीफा से ही एकमात्र गए तो 7 से 8 ट्रेनिंग सीफा से, और बाहर के देशों से भी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग काफी ले चुके हैं। तो उसमें हम लोग अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल पे हम लोग अभी आप डील कर रहे हैं। मोती की खेती की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ शुरुआत में एक बार तय लागत आती है, जैसे तालाब, एक छप्पर या सर्जिकल हाउस, सर्जिकल उपकरण आदि का खर्च। इसके बाद लगातार आमदनी शुरू हो जाती है। इस दौरान कुछ और छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे नुकसान की आशंका न रह जाए, जैसे समय समय पर तालाब या टैंक में खाद उर्वरक डालते रहना, सीप की सेहत का ध्यान रखना ताकि वो मर न जाए, और अगर आपको बड़े पैमाने पर मोती उत्पादन करना है तो आपको स्किल्ड कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ेगी। एक मोती की अगर बात करें शुरुआत से लेकर और फिनिश होने तक हम लोग इसकी 6 से 8 बार जांच करते हैं, ताकि हम लोगों के किसी भी कस्टमर के पास में खराब मोती ना जाए, कोई भी डिफेक्टेड पीस ना चला जाए। तो हम लोग 6 से 8 बार इसकी जांच करते हैं। उसके बाद इसके ग्रेड्स तय किए जाते हैं कि किस ग्रेड का ये मोती है, और उसके अकॉर्डिंग इसका रेट, उसका जो क्वालिटी तय किया जाता है, अकॉर्डिंग हम लोग इसको माल को मार्केट में सेल आउट करते हैं। सीप पालन में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से सीप पालकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं है तो आप लीज पर भी जमीन या तालाब ले सकते हैं और मोती की खेती शुरू कर सकते हैं। सरकार मोती पालन के लिए लोन भी प्राप्त करवाती है। नाबार्ड जैसे ग्रामीण बैंक से आसानी से ऋण लेकर आप अपना स्वयं का सीप पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं।